अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर नंबर 9 है केमिस्ट्री का, उसका लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी जो है वो एक्सप्रेशन डालना सिखाया था, इसके यूनिट्स निकालने सिखाए थे। अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। अच्छा बच्चे बात सुनो, आज का टॉपिक जो है ना याद करने के लिए बहुत आसान है। ओनली 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद करने हैं, लेकिन समझने के लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो बेटा मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको समझें। तो आपने मेरा लेक्चर जो है वो एक मरतबा अगर नहीं समझा था दोबारा ले लेना है, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो बेटा आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मुझे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर तो आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हायर क्लासेस में जाके ये आपके बहुत काम आएंगे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज हमने सीखनी है दो चीज़ें। एक हमने सीखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करते हुए हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड करेंगे और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटा समझ लो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है क्या। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है। अब बेटा देखो, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ये वैल्यू होती है कब, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होता है। ठीक है, उस वक्त एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होती हैं। अगर प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन को रिवर्स में आना चाहिए। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स की ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाना चाहिए। और अगर दोनों की इक्वल है तो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, तो हमने प्रिडिक्ट करना है, कोई भी आपको रिएक्शन मिक्सचर दे दिया जाएगा और आपने उसको प्रिडिक्ट करना है, आपने बताना है कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसमें रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, या दोनों के रेट्स बराबर हो चुके हैं, मतलब कि क्या है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है हम वो हासिल करके तो कर सकते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे एक एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, और उस एग्जांपल से हमने फिर देखना है कि हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है ये फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है। तो अब बेटा ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एग्जांपल मैंने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन और आयोडीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। इसके लिए जो केसी की वैल्यू होती है ना वो 57 होती है। ठीक है, यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम पे आता है तो उस वक्त ये 57 होती है। कब, 700 केल्विन पे। टेम्परेचर मैंने साथ में इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में आपको काफी डिटेल में समझा चुका हूँ कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर से कम या ज्यादा हो जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमने एक रिएक्शन मिक्सचर में से विड्रॉ किया हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को, आयोडीन की कंसेंट्रेशन को और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन को। ठीक है, तो उनकी कंसेंट्रेशन कुछ इस तरह आई थी कि हाइड्रोजन की आई 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन की आई 0.2 मोल पर डीएम क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की आई 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। अब बेटा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टी डाला हुआ है मैंने। अच्छा बेटा, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब समझ लो। लेट्स से कोई भी हमारे पास अल्फाबेट है इस तरह, अगर उसके नीचे कोई लफ्ज लिखा हुआ है उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, अगर उसके ऊपर कोई वर्ड लिखा हुआ है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे लेट्स से मैं x का स्क्वायर डालता हूँ तो ये 2x का क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है। और अगर मैं लिखता हूँ इस तरह H2O तो ये 2H का क्या है, सबस्क्रिप्ट है। तो बेटा ये आपको क्लियर हो गया है, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ये टी सबस्क्रिप्ट डाला हुआ है। अब बेटा इस टी का मतलब क्या है, इस टी का मतलब है कि वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, जरूरी नहीं कि हमने इक्विलिब्रियम पे किया, वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर अब हमने इसकी वैल्यूज जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पुट कर देनी है, लेकिन वो एक्सप्रेशन को हम केसी नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो हमने फिर उसको केसी की बजाय क्या कहना है, क्यूसी। क्यूसी क्या है, क्यूसी को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, when we put these concentration in equilibrium constant expression we get a numerical value। वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको हम रिएक्शन कोशेंट कह देते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कह सकते। मैं अगेन कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया या नहीं आया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा इक्विलिब्रियम पे होती है। ठीक है, तो बेटा ये देखो, अब हमने सारी वैल्यूज पुट की तो आंसर आया हमारा 8.0। अब 8.0 आंसर आया है, इसका मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, 57.0, और आंसर आया हमारा 8.0। तो ये क्या है,
कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है उससे स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। अब बेटा ये देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है मैंने आपको डालना सिखाया हुआ है कि ऊपर आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेनी होती है और नीचे आपने लेनी होती है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, इस तरह। तो बेटा ये देखो अब वैल्यू क्या है, कम है, वैल्यू कम है, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू आई है कम, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन को मस्ट भी जाना चाहिए रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ, ताकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो और वो इक्विलिब्रियम पे आए, ठीक है। ये बात मेरी समझ रहे हैं ना आप। तो आप देखो बेटा वो कह रहे हैं कि एज द वैल्यू ऑफ क्यूसी इज लेस देन केसी सो द रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये बात तो ओके होगी कि इक्विलिब्रियम में नहीं है। इट नीड्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए टू रीच इक्विलिब्रियम। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा करने के लिए आपको पता है जो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ रिएक्शन जाता है वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको क्लियर किया है कि उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स की तरफ आते हैं उस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की जरूरत है ना, तो इसका मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो किस तरफ है, वो है फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये तो बेटा एक एग्जांपल थी। अपना बेटा यहां से ना हम तीन जनरलाइजेशंस निकाल सकते हैं, तीन कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। क्या बेटा देखो एक वैल्यू है केसी की, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्यूसी की वैल्यू से ज्यादा होगी, या क्यूसी की वैल्यू उसके बराबर होगी, या क्यूसी की वैल्यू उससे कम होगी। तीन पॉसिबिलिटीज हैं तो हमने तीनों देख लेनी है। तो सबसे पहले बात कर देंगे अगर क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर है केसी से, अगर क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर है केसी से तो उसके बाद क्या होगा, इसका मतलब है कि जो मतलब कि जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो ना ये केसी एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी केसी से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा होगी तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वहां पर क्या है, ज्यादा है, तो रिएक्शन को प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स की तरफ आना पड़ेगा। तो अगर QC की वैल्यू ग्रेटर होगी KC से तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर KC ग्रेटर होगा QC से तो जो मैंने अभी एग्जांपल डिस्कस किया सेम वही केस है, तो डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर KC QC के इक्वल होगा, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम के ऊपर आकर जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो उतनी ही है और जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो भी उतनी ही है। तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड, कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको अब मैं किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशंस दे दूं तो आप उसकी वैल्यूज पुट करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है या ये रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट फिर आप बात करते हैं कि यहां तक अब हमने ये सीख लिया है कि हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तीन है अपने पॉइंट्स है ना, ये याद रखने हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हैं। ये तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इनको नहीं भूलना आपने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मींस दैट हाउ मच अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाने से पहले एक रिएक्शन कितनी देर तक चलता रहा। इक्विलिब्रियम पे आगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती है ना, तो ये बात कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए एक रिएक्शन कितनी देर तक चलता रहा। अब बात करते हैं यहां पर भी बेटा हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी केसी की, या बहुत स्मॉल वैल्यू होगी केसी की, या कंपेरेबल अमाउंट होगी, यानी कि ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, दरमियानी वैल्यू होगी केसी की। तो अब बात करते हैं कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू है केसी की तो ये क्या शो कर रहा है। बेटा ये देखो मैं अगेन वही वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ केसी का, कि केसी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं कि ऊपर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखते हैं और नीचे हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखते हैं, ऐसे ही है ना। आप देखो बात सुनो, अगर प्रोडक्ट्स की कंसेंट मतलब कि जो केसी की वैल्यू वो बहुत बड़ी है तो आपको पता है कि अगर न्यूमिनेटर जितना बड़ा होगा एक्चुअल वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ठीक है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा एक्चुअल वैल्यू उतनी स्मॉल होगी। तो अगर बहुत बड़ी वैल्यू है केसी की, इसका मतलब प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है,
और अगर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है Kc की, इसका मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर दरमियानी वैल्यू, इसका मतलब दोनों की अमाउंट जो है वो कंपेरेबल है, एक दूसरे जितनी है तकरीबन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, अगर बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc होगी तो वो क्या कहती है, इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, कि रिएक्टेंट्स बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो रेट मतलब रिएक्शन है वो इतनी तेजी से फॉरवर्ड में गया है, Kc की वैल्यू लार्ज है, ये यही बात इंडिकेट कर रही है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन चुकी हैं इक्विलिब्रियम पे, रिएक्टेंट्स बहुत थोड़े से रह गए हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये आपका बेटा एमसीक्यू भी है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कब होगा। बेटा ये बात याद रखो, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इसलिए उसने साथ वर्ड यूज किया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बेटा ये देखो, इसकी एग्जांपल क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या है, 2.2 क्रॉस 10⁻22 एट 1000 केल्विन, ठीक है, यानी कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर बहुत स्मॉल वैल्यू है Kc की तो क्या होगा। अगर बहुत स्मॉल है, वही वाली बात है कि यहाँ पर किसका मतलब कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो अब यहाँ पर देखो, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत कम बनी है। अगर प्रोडक्ट्स बहुत कम बनी है तो सारे के सारे क्या वहां पे मौजूद होंगे, रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही मौजूद होंगे, प्रोडक्ट्स तो बन नहीं रही, तो प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, जब रिएक्शन इतना स्लो हो रहा है तो वो कंप्लीट कैसे होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है कि अमोनिया की ब्रेकडाउन होनी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, इसके लिए उसने Kc की वैल्यू जो है ना दी हुई है 3.0 क्रॉस 10⁻⁻⁹, यानी कि इतनी स्मॉल वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है कि ना तो स्मॉल वैल्यू होगी ना बहुत लार्ज वैल्यू होगी, यानी कि कंपेरेबल वैल्यू होगी, ठीक है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी है, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके अंदर बेटा इसका मतलब कि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही तकरीबन रिवर्स में आ रहा है, तो इसका मतलब कि जितने रिएक्टेंट्स होंगे तकरीबन उतने ही प्रोडक्ट्स होंगी। तो कह रहा है इट इंडिकेट्स दैट कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है कि N2O4 जब ब्रेकडाउन हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है, तो 0.211 इसकी जो Kc की वैल्यू है। अब वो ये क्या कह रहा है कि इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ N2O4, जो N2O4 का जो डीकंपोजिशन रेट है एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू N2O4, कि यानी कि इसका ये डीकंपोज होना इसके अंदर और इसका कंबाइन करना इसके अंदर, ये तकरीबन क्या है, कंपेरेबल है। तो बहरहाल बेटा ये थी अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हमने दो चीजें सीखी हैं, एक तो अगर आपको कंसंट्रेशंस दे दी जाए तो आप डायरेक्शनल रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, दूसरी बात बेटा कि अगर आपको Kc की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी जाए तो आप एक्सटेंट कैसे फाइंड करेंगे, आप ये कैसे बताएंगे कि इक्विलिब्रियम पे कैसे गया है, ठीक है। तो बहरहाल बेटा आपका ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये हो गया कंप्लीट। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी की कोई भी कंफ्यूजन हो, वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बेटा आपने इसको अच्छी तरह लेक्चर्स को सीरियसली लेना है और आपने बुक से भी रीडिंग कर लेनी है, मेरे लेक्चर से भी रीडिंग कर लेनी है और उनके आपने नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड पे डिटेल नोट्स बनाने का मकसद ही मेरा ये होता है कि ताकि आप अपने नोट्स बना लें। और बहरहाल बेटा थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।